मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि उनके बच्चों ने कहा है कि उनको उनके स्टेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने उनको कहा है कि आप अपने स्टेट को, अपने प्रॉपर्टी को जैसे डिस्पोज करना चाहें डिस्पोज कर सकते हैं। वो मेरे मित्र थे, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे मित्र भी सीनियर सिटीजन हैं। मैंने उनको कहा, बात समझाया कि ये आज की रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं। हर 2 मिडिल क्लास फैमिली में से एक मिडिल क्लास फैमिली की स्थिति यही है, क्योंकि उनके बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है बच्चों का, वो हमारे जनरेशन से बेहतर कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं। और यदि इसको इस रूप में देखा जाए कि हम नेक्स्ट जनरेशन ने हमारे जनरेशन को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक इकोनॉमिक लिबर्टी दिया है कि अपने स्टेट को, अपने प्रॉपर्टी को हम जैसे चाहें वैसे डिस्पोज कर सकते हैं। बच्चों को कोई आपकी प्रॉपर्टी में कोई लालच नहीं है। हालांकि बहुत सारे देश हैं जहां इसका जस्ट उल्टा है, वहां के बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, लोन डेट्स काफ़ी हैं, इसके कारण वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। आज हम बात करेंगे अपने देश की, जिस देश में कि 2 मिडिल क्लास फैमिली के में से एक फैमिली के बच्चे सेल्फ राइटर्स हैं, और हम बात करेंगे कि उन सेल्फ राइटर्स बच्चों के पेरेंट्स के पास अपना स्टेट, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्समैन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जब हम विरासत और वसीयत की बातें करते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के कुछ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स याद आते हैं, और उस प्रिंसिपल्स में से थे, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बीइंग इक्विटेबल। जितने भी लीगल हीयर्स हैं उसको समान दृष्टि से देखें, न कम न अधिक, एंड इट मस्ट बी इक्विटेबल। लेकिन इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि जो लीगल हीयर्स आपके कमज़ोर हैं उनको भी समान दृष्टि से रखें, उसके लिए आप कुछ विशेष व्यवस्थाएं करें। और widowed spouse until her last days, they must be protected. Either that spouse is his or her, जो भी हो, महिला हो या पुरुष हो, उनके अंतिम दिनों तक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी व्यवस्थाएं पक्की होनी चाहिए। और द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफरिंग द वेल्थ ओनली आफ्टर वंस लाइफ टाइम। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि मैं सीनियर सिटीजन, हमारे सारे फ्रेंड्स सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन्स होते ही में बहुत सारे असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारे कई मित्र, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे अपना ज्ञान डालते रहते हैं, और जो उस ज्ञान से जो मैं परसीव करता हूँ, हमें लगता है, उनके विचार हैं कि जब तक आपकी सांस चले आप अपने रियल एस्टेट पे कुंडली मार के बैठे रहें। उसके बाद जो आपके लीगल हीयर्स हैं वो आपस में लड़ें, झगड़ें, कुछ भी करें, कोई लूट ले, कोई चिंता नहीं करनी। हमें लगा कि हमारे जो पूर्वज के ये प्रिंसिपल्स थे कि ट्रांसफरिंग द वेल्थ ओनली आफ्टर वंस लाइफ टाइम, इट नीड्स टू बी रिविजिटेड। और आज इसको हम आज के पर्सपेक्टिव में इसको टेस्टिफाई करेंगे कि ये कितना रेलिवेंट है। आई थिंक इन माई ओपिनियन इट नीड्स टू बी रिविजिटेड। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज इन जनरल दीज डेज हम किसी और शहर में रह रहे हैं, बच्चे किसी और शहर में या एब्रॉड में रह रहे हैं। हम अपने डोमेस्टिक या लोकल सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ हैं। बच्चों की पढ़ाई कॉलेज में किसी और शहर में हुई, नौकरी कहीं और की, उनको लोकल सिचुएशन की जानकारी काफ़ी कम है। हालांकि वो हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसमें उसका अभाव है। लोकल इश्यूज़ के बारे में कम जानकारी है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ के बारे में कम जानकारी है। और यदि आप अपने लाइफ टाइम में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और आपके लाइफ टाइम के बाद, उन बच्चों के लिए इट्स वेरी पेनफुल। पहला बात कि बच्चों को आपके प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं। यदि इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है वो आए ना। यदि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है भी, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है,
कि आपके रियल एस्टेट को वो डिस्पोज करें, बिकॉज रियल एस्टेट की लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। ऐसा नहीं है कि बाजार में गए, बेच के चले आए, पैसे लेके चले गए आप। एंड अंडर दैट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इट वुड बी वेरी पेनफुल फॉर देम कि वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को आके यहाँ बैठें, डिस्पोज करें, फिर यहाँ से जाए। द नेक्स्ट वन, इससे बेहतर है कि आप उस एसेट्स को आइडेंटिफाई करें जो कि किसी भी हालत में आपको लगता है कि आपके लीगल हीयर्स जो हीयर्स हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे। ऐसे एसेट्स को आइडेंटिफाई करें, उसको डिस्पोज करें और उसके प्रोसीड्स को अपने लीगल हीयर्स को या हीयर्स को आप गिफ्ट दें। यदि वो गिफ्ट लेने को तैयार हैं, इट्स फाइन। और यदि वो लेने को तैयार नहीं, अच्छा दूसरी बात, ये गिफ्ट यदि आप अपनी लाइफ टाइम में यदि थोड़ी भी इच्छा है उसको गिफ्ट लेने की, तो यदि आप अपने लाइफ टाइम में उनको देंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल टू देम। आपके लाइफ टाइम के बाद पता नहीं उनके लिए वो गिफ्ट जो आप छोड़ के गए हैं रियल एस्टेट, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, आई डोंट नो। अब बात दूसरी कि यदि वो लेना नहीं चाहते, जैसे मैंने पहले चर्चा की कि दीज डेज बच्चे कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम गिफ्ट किसी और को भी दे सकते हैं। उसके पहले हम गिफ्ट की बातें कर लें। गिफ्ट्स आर इररिवोकेबल टेस्टामेंटरी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक बार आपने गिफ्ट दे दिया, वो रिवोक नहीं हो सकता, इट इज इररिवोकेबल। उसकी पूरी जो ऑनरशिप है वो डोनी पर चली जाती है। नंबर 2, यदि आपने गिफ्ट कर दिया, आपको कोई विल करने की जरूरत नहीं, उसके रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत, एक्सेप्ट आईपी गिफ्ट, यदि आईपी के लिए गिफ्ट है, गिफ्ट डीड है, देन अदरवाइज देयर इज नो नीड टू बी रजिस्टर्ड। कोई प्रोबेट नहीं, कोई फी नहीं। अब बात करते हैं कि यदि आपके बच्चे ने गिफ्ट लिया, प्रोसीड लिया, इट्स फाइन। इफ नॉट, इंडियन लॉज में जो क्लोज रिलेटिव्स का डेफिनेशन है, जहां की गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है, वो लिस्ट बहुत लंबी है। और आप उस लंबी लिस्ट में से जो नीडी एग्जेम्प्टेड डोनीज हैं उसको ढूंढें। आप अपने उस लिस्ट में से देखें कि कौन सा आपका डोनी जो है, जो जिसको गिफ्ट देना चाहे, जो क्लोज रिलेटिव्स के लिस्ट में हैं आपके, उसको ढूंढें और उसको दें। और यदि आपको लगता है कि एग्जेम्प्टेड डोनीज जो हैं उस लिस्ट में, जो एग्जेम्प्ट जो हैं, जो नीडी हैं, उसको भी नहीं चाहिए, देन इट इज बेटर to gift the charitable institutions, or in my personal opinion it is better to make a trust, और उस ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट का ट्रस्टी जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बना दें। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टेइंग एट पटना, यू एक ट्रस्ट बनाएं आप, और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी बना दें और बता दें कि क्लास 10th ये 11th 12th जो भी समझ में आए, या कोई और ऐसा इशू कि जो इस डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होगा, उसको उस रियल एस्टेट के जो प्रोसीड्स के जो इंटरेस्ट बनेंगे उसको दिया जाएगा। इससे संभावनाएं ये होती हैं कि आज कोई और डीएम है, कल कोई और डीएम होगा, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है, तो आपको जो रियल एस्टेट है इसका प्रॉपर यूज होगा। और एक चीज ध्यान रखें, यदि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो गिफ्ट डीड देंगे उसको रजिस्टर्ड कराना ना भूलें। अब दूसरी चीजें, गिफ्ट की बातें कर ली हमने, गिफ्ट दे दिया, कहानी खत्म। यदि आप गिफ्ट देना नहीं चाहते हैं, कुछ और है, तो बेहतर है कि आप फैमिली सेटलमेंट करें। फैमिली सेटलमेंट में जो करें आप इन प्रेजेंस ऑफ लॉयर करें। और यदि आपके कोई लीगल हियर्स ये कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बेहतर है, चूंकि लॉयर के प्रेजेंस में बातें हो रही हैं, वो लीगल हियर्स डीड ऑफ एब्डिकेशन साइन करके दे दे। डीड ऑफ एब्डिकेशन मीन्स इट इज एज गुड एज एनओसी। और डीड ऑफ एब्डिकेशन का मतलब यह है कि किसी भी, चाहे वो विल हो, नॉमिनी हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, जिसमें वो डीड ऑफ एब्डिकेशन लगा होगा, इसका मतलब उस लीगल हियर की तरफ से उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। लेकिन इसमें एक समस्या है जो आगे बात करते हैं और चर्चा करेंगे इसमें बड़ी डिटेल में। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को कई सारी भ्रांतियां हैं। वो समझते हैं कि यदि नॉमिनी हमने कर दिया, इसका मतलब उस रियल एस्टेट का, उस फाइनेंशियल एसेट्स का वो मालिक हो गया।
जनाब ऐसा नहीं है। नंबर 1, नॉमिनी इज विद द फाइनेंशियल एसेट्स ओनली। नंबर 2, दे होल्ड द एसेट्स इन ट्रस्ट। जो भी नॉमिनी है आपके, फॉर एग्जांपल आपके बैंक में डिपॉजिट्स हैं, आपने किसी को नॉमिनी बनाया, हम ये मान के चल रहे हैं अकाउंट होल्डर कि हमने नॉमिनी बना दिया, इसका मतलब हमारे बाद वो नॉमिनी उस बैंक डिपॉजिट्स का मालिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। नॉमिनी ओनली होल्ड्स द एसेट इन ट्रस्ट, वो एक ट्रस्टी है और कुछ नहीं है। और यदि प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, बैंक और म्यूचुअल फंड यदि उसको ये मालूम होता है कि कोई अकाउंट होल्डर एक्सपायर कर गए, तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी नॉमिनी है उस नॉमिनी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम देयर एंड इमीडिएटली कर दें, सो दैट कि वो किसी कोर्ट लिटिगेशन में ना पड़े। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे व्यूअर्स को भ्रांतियां हैं कि यदि नॉमिनी ए को बनाया गया है और उसका ब्रदर बी है, तो जब उनके फादर एक्सपायर करते हैं तो बी गोज टू द बैंक, ही गिव्स एन एप्लीकेशन टू द बैंक कि इस बैंक डिपॉजिट्स में केवल ए ही नहीं बी भी हिस्सेदार है, इसको तब तक रोकें पैसे को जब तक कि कोर्ट का डिसीजन इस पर ना आ जाए। जनाब बैंक्स और म्यूचुअल फंड इसको केयर नहीं करता। उनको ये आदेश है कि जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आए उसके पहले नॉमिनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 45 ZA से ZC ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके हिसाब से दिया हुआ है कि वो नॉमिनी को पूरा सेटलमेंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दें एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। आफ्टर that nominee distributes the assets to the different legal heirs or not, it is his responsibility, not the responsibility of the bank. ये ध्यान रखें कि नॉमिनी कर दें, उसके बाद भी ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं लीगल हियर्स, लेकिन कोर्ट में करेंगे, नॉट बिफोर द बैंक। और यदि आपने डीड ऑफ एब्डिकेशन ऑलरेडी है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा किसी के लिए इस नॉमिनी को, जो रियल एस्टेट का जो ट्रांसफर प्रोसीड्स हुए हैं, जो प्रोसीड्स ट्रांसफर हुए हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शंस किसी को नहीं होगा। लेकिन जनाब जैसे मैंने चर्चा की कि फैमिली सेटलमेंट सबसे अच्छा सेटलमेंट है, लेकिन उसमें कुछ फियर्स और एप्रीहेंशंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन द वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट इज वेरी बिग। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम डिसीजन लेते हैं टेस्टेटर और लीगल हियर इन द एब्सेंस ऑफ देयर स्पाउस एंड किन। हो सकता है कि उनके स्पाउस इसलिए उस टाइम नहीं थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि शादी नहीं हुई थी तो कोई बच्चे भी नहीं थे। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब उनकी शादी होती है तो देयर स्पाउस और नेक्स्ट ऑफ किन जो है उस डिसीजन पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये ध्यान रखें कि जब भी कुछ फैमिली सेटलमेंट का डिसीजन हो तो बोर्ड में उनके स्पाउस और उनके हियर्स को भी जरूर रखें, सो दैट लेटर ऑन दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट और दे कैन नॉट क्रिएट एनी डिस्प्यूट। और इसलिए बेहतर है कि यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है तो ये ध्यान रखें कि उसके पहले यदि फैमिली सेटलमेंट करते हैं तो इस बात की संभावनाएं हैं कि उनके स्पाउस फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट क्रिएट सकते हैं। इस एंगल से ये रिस्क है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो बातें मैंने की थी कि प्रोटेक्शन ऑफ द विडो स्पाउस, वो विडो स्पाउस हिज हर जो भी हो उनके लिए संभव नहीं है कि उनके हिस्से में जो प्रॉपर्टीज आई है उसको वो प्रॉपरली मैनेज कर सकें या उसको डिस्पोज कर सकें। तो इन दैट केस इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और उसके लिए आपको डिफरेंट राइट्स एंड क्लेम्स जो अवेलेबल हैं उसका प्रोटेक्शन आपको लेना होगा। और एक चीज और, डिस्पोजल ऑफ आईपी, हमने बताया, चर्चा की थी हमने कि आप जितने एसेट्स हैं उसको डिस्पोज कर दें, उसका प्रोसीड्स गिफ्ट करें या तो अपने लीगल ईयर्स को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या ट्रस्ट को या नीडी एग्जेम्प्टेड डोनी है उसको। लेकिन समस्या ये आती है कि जिस हाउस में मैं रह रहा हूं क्या उसको भी डिस्पोज करना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि रिटेन करें उसको या उस हाउस को भी डिस्पोज करें। ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल परसेप्शन पे। हो सकता है कि आप चाहें कि नहीं एक घर हमें चाहिए जिसमें मैं रहूं, अपने घर में रहूं। दूसरा परसेप्शन है, हालांकि इससे सेंसिबल ऑप्शन,
कि हम किराएदार बन के कहीं रहें। ये ऑप्शन बुरा नहीं है, लेकिन इमोशनली वीक पर्सन्स के लिए ये ऑप्शन बुरा है, उनको पसंद नहीं आती है। लेकिन रेंटिंग में एक इशूज है, जो एल्डरली पीपल हैं या जो इन्फॉर्म पीपल हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए रेंट में रहना डिफिकल्ट है। और एक चीज का ध्यान रखें जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर में हम इमोशनली इतना वीक हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी में रहें जो कि ओन्ड बाय देयर लीगल हियर्स हों। ध्यान रखें, आप बच्चों के प्रॉपर्टी में जरूर रहें, लेकिन इसका चॉइस आपको केयरफुली करना पड़ेगा। एंड अगेन हियर आई वुड लाइक टू से, ये भी डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल परसेप्शंस पे। और बच्चों के साथ रहना इट्स नॉट ए बैड इशूज, नॉट ए बैड आइडिया, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल नहीं है। थैंक यू।